हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है। उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस वाले में ये हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एल्फा टाइम्स लॉग ऑफ, और क्योंकि बेस ई है तो इसको हम एल एन भी लिख सकते हैं, एल एन मॉड एक्स प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे हमें x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2 दो एक्सट्रीमा पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्सट्रीमा किसको बोलते हैं? एक्सट्रीमा मतलब इस पॉइंट पे हमारे पास या तो मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है या मिनिमम वैल्यू मिल सकती है, ठीक है। और हमें ऑलरेडी पता है कि जिस पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम हमें मिलता है वहां पे y डैश की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है, ठीक है। तो बस हम यही चीज यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो अगर हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखो फंक्शन एक्चुअली में मॉड, यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, ठीक है। तो इस मॉड को हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि जो पॉइंट्स है हमारे पास वो एक नेगेटिव पॉइंट है और एक पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। तो नेगेटिव पॉइंट है और ये मॉड है तो ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, ठीक है। तो अगर इसको हम दो केसेस ले लेते हैं, एक्स की वैल्यू अगर लेस देन 0 होगी तो एफ एक्स हमारा क्या होगा? और एफ एक्स को हम इस तरीके से लिख लेते हैं, एल्फा टाइम्स एल एन ऑफ माइनस एक्स प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये किसके लिए होगा? एक्स लेस देन 0 के लिए। और एल्फा एल एन एक्स प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये किसके लिए होगा? एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, है ना। ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मॉड का साइन लगा होता है ना, क्योंकि हमें नहीं पता कि एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव है ना। तो मॉड लगा के हम चलते हैं। और क्योंकि हमें दो अलग अलग पॉइंट दिया हुआ है इसलिए हमें दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ा। अब अगर हम ये वाला पॉइंट यूज करेंगे तो हम इस वाले फंक्शन को लेंगे, और ये वाला पॉइंट होगा तो ये वाला फंक्शन हम चूज करेंगे, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करें तो हमें दो अलग अलग पॉइंट्स पे डेरिवेटिव निकालना होगा। तो फर्स्ट वाले पार्ट में अगर हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं कहाँ पे? एट एक्स इक्वल टू -1 पे, तो हमें ये वाला फंक्शन चूज करना पड़ेगा ऊपर वाला। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? अल्फा टाइम्स एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? -x, और फिर ऊपर में एक माइनस साइन आ जाएगा, प्लस 2 बीटा एक्स प्लस 1, ठीक है। और एफ डैश ऑफ -1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस एल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 1, है ना। और इस पॉइंट पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे फंक्शन क्या है हमारा? मिनिमा एक्सट्रीमा कुछ दे रहा है, तो मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये 0 हो जाएगा। सेम चीज हम एट अगर x इक्वल टू 2 की बात करें, x इक्वल टू 2 पे डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? अल्फा बाई एक्स प्लस 2 बीटा एक्स प्लस 1, और अगर एफ डैश 2 हम लिखे तो कितना हो जाएगा? अल्फा बाई 2 प्लस 4 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करके हम आराम से अल्फा बीटा और कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले वाले इक्वेशन से अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू, और -1 इक्वल टू 0, और सेकेंड वाले में अगर मल्टीप्लाई करें तो अल्फा प्लस 8 बीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, अल्फा वाला टर्म कैंसिल हो गया, यहाँ से मिल जाएगा 6 बीटा, और ये -3 इक्वल टू 0। यहाँ से हम बीटा लिख सकते हैं, बीटा हमारा कितना आ जाएगा? बीटा कितना आ जाएगा? -12, है ना। बीटा की वैल्यू -12 हमें मिल जाएगी। और
अल्फा फिर हमें कैलकुलेट करना है, तो किसी भी एक इक्वेशन में बीटा की वैल्यू पुट कर दो, तो अल्फा किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो अल्फा कितना आ जाएगा 2, है ना। तो अब देख लो अल्फा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू -12, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। फॉर x, इफ x टेक्स ऑल परमिसिबल नेगेटिव वैल्यू देन साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, ठीक है, सिंपल सा साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स को हमें कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि x हमारा लेस देन 0 है, ठीक है, तो लेस देन 0 है, तो इस जो यहाँ पे हम लिखते हैं, हमें पता है कि साइन इनवर्स ऑफ -x क्या दे देता है, माइनस टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ x, है ना। तो यही वाला पार्ट हम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो इस चीज को हम क्या, अगर हम मैं इसको पॉजिटिव बना दूं और इस तरीके से लिख लो, अगर मैं x को t पुट कर देता हूं, ठीक है, t हमारा ऑलरेडी, x हमारा ऑलरेडी क्या है, x हमारा ऑलरेडी नेगेटिव है, तो मैं इसको अगर ये लिख दूं x इक्वल टू -t, ठीक है, और t को मैं यहाँ पे पॉजिटिव लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, तो अब देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ -t, और माइनस इससे बाहर निकल जाएगा, तो माइनस साइन इनवर्स t, है ना, और इसको जब कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, और टी की जगह पे -x पुट करेंगे, तो माइनस टाइम्स कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, बस हमें पता है कि ये माइनस होने वाला है, तो माइनस साइन बाहर निकल जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे इसमें भी ऑलरेडी इसने माइनस लगा रखा, दोनों ऑप्शन सेम हो गया, तो ये ऑप्शन करेक्ट कर लेना, ए ऑप्शन हो जाएगा, है ना, ए या बस माइनस साइन का चेक कर लेना है, ठीक है, तो सिंपल सा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इस वाले पार्ट में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि प्रोडक्ट के फॉर्मेट में है ना। तो यहाँ पे जो हमें एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स क्या है हमारा एक्चुअली में, पाई का मतलब क्या हो गया, पाई का मतलब प्रोडक्ट होता है, ठीक है, और ये 999 है, और एक्स स्क्वायर -47x प्लस ए, और हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये वाला इक्वेशन है, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे, जैसे हमारे पास सिग्मा यूज होता है, सिग्मा किसके लिए यूज होता है, समेशन के लिए, है ना, वैसे ही पाई सिंबल हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। तो जैसे ये वर्क कर रहा है, इसमें हम प्लस का सिंबल यूज करते जाते हैं, इसमें बस हमें प्रोडक्ट यूज करना है, मतलब के की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए ये प्रोडक्ट के फॉर्मेट में बनता जाएगा। जैसे अगर मैं इसको प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिखूं तो ये फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 7x प्लस के की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है तो ये 1 हो जाएगा, इनटू फिर के की वैल्यू 2 आ जाएगी, फिर इसी तरीके से बढ़ती जाएगी और लास्ट वैल्यू कहाँ तक आ जाएगी, 47x प्लस 999 तक, है ना। तो ये इस टाइप का प्रोडक्ट है, और इसको अगर हम इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये इंडिविजुअली हमारे पास 999 इक्वेशंस हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उन सब के जो रूट्स हैं हमें उस रूट्स के सारे नंबर्स का, सारे जो रूट्स हैं उसका प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले हम ये चीज चेक करते हैं कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट की बात कर रहा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें रूट्स की बात हो रहा है ना, और रियल रूट्स की बात हो रहा है, तो रियल रूट्स हमें कब मिलता है, जब अगर मैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लूँ, के टर्म्स में ही मैं इक्वेशन ले रहा हूँ, तो इसके रियल रूट्स कब मिलेंगे, रियल रूट्स हमें तब मिलेगा जब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। और इसका डी हम कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर -4a और सी की वैल्यू के, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ से के की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 47 स्क्वायर डिवाइडेड बाई
4, है ना, 47 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब इस वाले पार्ट को आप मल्टीप्लाई करो और देखो तो ये वैल्यू k जो है, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू जो है ये आ जाएगी लेस देन इक्वल टू 552। ठीक है, अब चेक कर लेना एक बार ये वाला टर्म है ना, बस इसको मल्टीप्लाई करना है, 4 से डिवाइड करना है, तो ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 552 के इक्वल आ जाता है। इसका मतलब k की वैल्यू तो 1 से लेके 999 तक जा रहा है, लेकिन 1 से लेके 552 तक ही हमें क्या मिलेगा, 552 तक ही हमें क्या मिलेगा, रियल रूट्स मिलेंगे। इसके आगे सारे रूट्स फिर इमेजिनरी हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसके आगे फिर d ग्रेटर देन 0 नहीं रहेगा। तो हमें सिर्फ एक्चुअली में करना क्या है, इतने ही नंबर का प्रोडक्ट हमें निकालना है ना, इसके ही रूट्स का प्रोडक्ट निकालना है। और अगर सारे इंडिविजुअल टर्म्स का प्रोडक्ट करें तो इस इंडिविजुअल टर्म्स में रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा, रूट्स का प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात अगर करें तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इस इक्वेशन के लिए के इक्वल ही होगा। इसका मतलब हमें सारे के का प्रोडक्ट करना है ना, तो के की वैल्यू जब 1 होगी तो इस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, 1 होगा, है ना। के की वैल्यू जब 2 होगी तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा, 2 और 3, और ये लास्ट कहां तक जाएगा, 5 5 2 तक, है ना। तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, है ना। इस इक्वेशन का ये सारे प्रोडक्ट का रूट है, और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, आपको दिख रहा है कि 552 का प्रोडक्ट है 1 से लेके, तो इसको हम फैक्टोरियल के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये क्वाड्रेटिक वाले इक्वेशंस के सारे प्रोडक्ट का, सारे रूट्स का प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है सेट्स वाला पार्ट है। इन अ सर्टेन टाउन 25% फैमिली ओन्स अ फोन। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, वेन डायग्राम से। तो हम इसका वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये वेन डायग्राम क्या है, पूरे पॉपुलेशन को दिखा रहा है, और हमें टोटल नंबर ऑफ फैमिली ही निकालना है। तो हम टोटल पॉपुलेशन को अगर हम x मान लेते हैं, ठीक है, तो पॉपुलेशन अगर हम x एज्यूम कर लेते हैं, और इसके अंदर हमारे पास दो सेट हैं, कौन सा, एक सेट है जिसमें जो फैमिली है वो सेलफोन को ऑन कर रही है, तो सेलफोन के लिए हमने C ले लिया, और कुछ फैमिलीज हैं जो कि स्कूटर को ऑन कर रहा है, तो उसके लिए हमने S ले लिया। ठीक है, तो अब देखो सेलफोन के लिए कितने फैमिलीज होंगे, तो बोल रहा है 25% फैमिली, तो 25% किसका, x का, तो ये कितना हो जाएगा 25x/100। ठीक है, वैसे ही स्कूटर के लिए कितने हो जाएंगे, स्कूटर कितना है 65%, तो 65x/100। ठीक है, एंड सॉरी स्कूटर के लिए 15% है, तो ये हो गया 15%, और 65% है जो कुछ भी ओन नहीं कर रहा है ना, तो नाइदर स्कूटर नोर सेल, ये वाले कितने हैं 65x/100, है ना। और सेल एंड स्कूटर वाले कितने हैं, इसके लिए इसने नंबर दे रखा है 1500 का। ठीक है, तो इन सब को यूज करके हमें टोटल कितने फैमिली हैं बस हमें वो निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, अगर मैं इस वाले पार्ट को अगर मैं A मान लेता हूँ, इस वाले पार्ट को अगर B मान लेता हूँ, इस वाले पार्ट को अगर C मान लेता हूँ, तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि सिर्फ सेलफोन वाले कितने फैमिली है इस ABC के टर्म्स में, तो मैं क्या बोल सकता हूँ A प्लस बी, और A प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25x/100। स्कूटर वाली फैमिली कितनी है B प्लस सी, और इसकी वैल्यू कितनी है 15x/100, है ना। और
ये वाला पार्ट है जो दोनों ऑन कर रहा है, तो बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1500 है ना। तो ये ABC हमें दिया हुआ है। अब इसमें बोला है कि अब इसमें बोला है कि 65% फैमिली ओन नाइदर सेलफोन और नॉर स्कूटर, है ना। तो यहाँ पे देखो कि टोटल पॉपुलेशन हमारे पास X है, इसमें से 65% जो है वो कुछ भी ओन नहीं कर रहा है। तो 60 टोटल में से अगर मैं 65% और ये वाला पार्ट माइनस कर दूंगा तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, ये वाला पार्ट। डायग्राम के थ्रू अगर इसको समझेंगे तो ये वाला पार्ट बचेगा, है ना। यानी अगर मैं A प्लस B प्लस C की बात करूं तो ये कितनी हो जाएगी, X माइनस जितने भी लोग स्कूटर और सेलफोन यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 35x/100। ठीक है। A प्लस B प्लस C की वैल्यू हम कहां से निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे देखो A प्लस B की वैल्यू दी हुई है, B प्लस C दिया हुआ है और B की वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं A प्लस B प्लस C लिखूं, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, A प्लस ट्वाइस B प्लस C, तो एक B एक्स्ट्रा हो रहा है, इसमें से एक B मैं माइनस कर दूंगा, है ना। तो ये एक्चुअली में इन दोनों का सम है और उसमें से मुझे B माइनस करना है, तो हमें A प्लस B प्लस C मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 25x/100 प्लस 15x/100 माइनस B, और माइनस B कितना है 1500, और इक्वल टू ये किसके इक्वल हो जाएगा 35x/100 के। इस इक्वेशन को सॉल्व करके बस हमें x निकालना है। तो ये सॉल्व होकर कितना दे देगा 40x/100, और इस 35 को अगर इस तरफ लेके आ जाए तो 35x/100 इक्वल टू 1500, है ना। और यहाँ से अब आपको दिख रहा है कि हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 50x/100 ये कितना हो जाएगा 35 माइनस 40 माइनस 35, 5x/100 इक्वल टू 1500, है ना। और यहाँ से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 30,000, है ना। तो टोटल फैमिली कितनी होगी इसमें 30,000। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन, है ना। तो इस टाइप के सेट्स वाले क्वेश्चन हम सिंपल वेन डायग्राम के थ्रू इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 8 men एंड 8 women। ठीक है, तो ये किसका हो गया, फॉर्मुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन है। यहाँ पे अरेंजमेंट किसकी बात कर रहा है, सर्कुलर टेबल में। ठीक है, तो सर्कुलर टेबल में अगर मुझे n पीपल को अरेंज करना होता है तो उसके कितने वेज होते हैं। ठीक है, एक लाइन में और ये लिख लेते हैं अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट एट n डिफरेंट प्लेसेस, एट n डिफरेंट, और n डिफरेंट ऑब्जेक्ट एक्चुअली में n अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट एट n प्लेसेस। तो n प्लेसेस पे अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट को हम अरेंज करते हैं तो उसके दो मेथड हो सकते हैं। एक, या तो आप एक लाइन में उसको अरेंज कर रहे हो स्ट्रेट लाइन में, तो अगर आप उसको स्ट्रेट लाइन में अगर आप उसको अरेंज कर रहे हो तो उसके कितने वेज होते हैं n फैक्टोरियल। और इसी चीज को अगर आप सर्कुलर अरेंजमेंट करते हो, है ना, सर्कुलर अरेंजमेंट अगर हम करते हैं तो सर्कुलर में कितने तरीके से होता है n-1 फैक्टोरियल वेज से। ठीक है, तो ये चीज आपने ऑलरेडी किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो 8 मैन और 4 वुमेन है ना। तो यहाँ पे हमारे पास 8 मैन और 4 वुमेन है। अब कंडीशन क्या दिया हुआ है, सच दैट नो 2 वुमेन सिट्स टुगेदर, है ना। नो 2 वुमेन सिट्स टुगेदर, जब भी नो 2 वुमेन सिट्स टुगेदर या किसी भी दो ऑब्जेक्ट के साथ में नहीं रहने की बात करें तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, गैप फिलिंग मेथड, है ना। तो हमें पहले गैप क्रिएट करना है और फिर उसको फिल करना है। तो हमारे पास जितने 8 मैन और 4 वुमेन है, इसमें सभी इस वाले पार्ट को हटा दो, पहले हम सिर्फ मैन को इसमें अरेंज करेंगे।
तो 8 मेन को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे सर्कल में, है ना। तो n ऑब्जेक्ट को सर्कल के लिए n-1, है ना। तो 8 मेन को अरेंज करने का तरीका कितना होगा, 8 - 1 7 फैक्टोरियल। ठीक है, अब अगर 8 को देखोगे यहाँ पे तो ये मान लो 4 6 7 8, ठीक है। तो अगर 8 लोगों को अरेंज करेंगे तो इस तरीके से कहीं अरेंज होगा। अब इसके बीच में अगर आप गैप काउंट करोगे तो ये सर्कल से मैं छोटे डॉट से मैं गैप को काउंट दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो देखो कितने गैप बन रहे हैं हमारे पास। तो 8 पीपल है तो हमारे पास टोटल गैप कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। यही चीज अगर लाइन में होता तो हमारे पास 9 गैप फॉर्म होते हैं, है ना। तो सर्कल में हमारे पास 8 गैप फॉर्म हो गए। अब इस 8 गैप में मुझे 4 वुमेन को बिठाना है ना। तो 8 गैप में 4 वुमेन को हम नहीं बिठा सकते, है ना। तो 4 वुमेन कितने सीट्स ऑक्युपाई करेंगी, 4 ही, और हमारे पास सीट्स ज्यादा है। तो 4 में से पहले हम क्या, 8 में से हम पहले क्या करेंगे, 4 गैप को सिलेक्ट करेंगे 8C4, और उस 4 प्लेस पे 4 वुमेन को अरेंज करने का तरीका 8 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल। और इसी को अगर p के फॉर्म में लिखो तो यही क्या बन जाता है 8p4, है ना। तो ये कौन सा मेथड हो गया 7 फैक्टोरियल, अरेंजमेंट ऑफ 8 men इन सर्कुलर टेबल। ठीक है, 8C4 क्या हो गया, सेलेक्टिंग और सिलेक्शन ऑफ 4 प्लेसेस फ्रॉम 8 प्लेसेस और 8 गैप्स। ठीक है, और ये 4 क्या हो गया, अरेंजमेंट ऑफ 4 वुमेन एट 4 गैप्स। ठीक है, तो हर एक पार्ट का मीनिंग आपको समझ में आ रहा है। ये चीज थोड़ा सा समझना भी इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से ये अरेंजमेंट वगैरह होती है ना। क्योंकि इसमें अगर एक एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपके पास जो आंसर होता है वो सिंपल एक लाइन का होता है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आंसर बस यही लिखा हुआ है, लेकिन ये चीज लिखने के लिए आपको ये पूरा प्रोसेस सही तरीके से थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। तो ये चीज अगर आप जितने अच्छे तरीके से समझ पाओगे, है ना, तो उतना ज्यादा आपके लिए इजी रहेगा क्वेश्चन को करना, है ना। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन इजी है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। हमारे पास ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3x3 का। ठीक है, तो ये मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। ए हमारे पास एक 3x3 का मैट्रिक्स है और हमसे पूछा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, तो एडजॉइंट वाला पार्ट आपके पास कहाँ पे आता है, एडजॉइंट वाला पार्ट इनवर्स के टर्म में आता है, याद होगा आपको, है ना। तो इनवर्स को हम, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, है ना, ये आपको याद होगा। ए इनवर्स का फॉर्मूला जब हम लिखते हैं तो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है कि नहीं, यही होता है। और अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। और हमें यहाँ पे, जबकि ये तो सिंपल फॉर्मूला हो गया, ठीक है, लेकिन हमें एडजॉइंट के अंदर में क्या चाहिए, ए इनवर्स, है ना। तो हम इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, ए इनवर्स, ए की जगह पे हम क्या करेंगे, ए इनवर्स पुट कर देंगे, है ना। ए की जगह पे क्या करेंगे, ए इनवर्स पुट करेंगे। तो ए इनवर्स जब पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, ए इनवर्स ऑफ इनवर्स क्या दे देगा फिर से आपको, ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, है कि नहीं, यही आ जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ में रिप्लेसिंग ए बाय ए इनवर्स, क्योंकि ये हर एक मैट्रिक्स के लिए ट्रू होता है तो बस हमने सिंपल रिप्लेसमेंट किया। और ए इनवर्स का डिटरमिनेंट आपको पता है कितना होता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, यहाँ से देखो ये क्या बन जाएगा, ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का
इनवर्स, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, है ना। और यही चीज हमें कैलकुलेट करनी थी, और ये वैल्यू एक्चुअली में किसके इक्वल है, ए के ही इक्वल है। ठीक है, तो कभी भी इस टाइप का कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन हो तो उसको सॉल्व नहीं करना है, पहले इस चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखो, हो सकता है आपका आंसर जल्दी आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वैल्यू एक्चुअली में किसके इक्वल है, ए के ही इक्वल है, तो ये जो मैट्रिक्स है यही मैट्रिक्स हमारा आंसर है ना। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, बी ऑप्शन में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन बी। ठीक है, सिंपल सा, बस ये इनवर्स का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बाकी आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक सा इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस थ्राइस साइन ए एक्स प्लस बी माइनस ट्वाइस एक्स इक्वल टू 0, है ना। और इस इक्वेशन के एटलीस्ट वन रियल सॉल्यूशन की बात कर रहा है। ठीक है, जहां पे ए और बी हमारा 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो वन पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए प्लस बी निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका एलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री मिक्स हो रहा है, तो हम पहले ट्राई करते हैं कि दोनों को सेपरेट कर लें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 4 प्लस 3 टाइम्स साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे हमें परफेक्ट स्क्वायर टाइप का टर्म बनता हुआ दिख रहा है, तो हम इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 1+3 फॉर्मेट का भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू माइनस टाइम्स 3 साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब दोनों, है ना, क्योंकि इस इक्वेशन को आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि एलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री साथ में हो रहा है, तो हम दोनों के रेंज के देखते हैं। ये वाला पार्ट जो है, इसकी लीस्ट वैल्यू कितनी होगी, लीस्ट वैल्यू ये 3 तक जाएगा, यानी ये वैल्यू ऑलवेज क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है ना। और इस वाले पार्ट की अगर बात देखोगे तो ये वैल्यू कहां से कहां लाई कर रही है, -3 से 3 के बीच में लाई करेगा, है कि नहीं। तो अगर इन दोनों का एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होना है तो इसकी मिनिमम वैल्यू किसके साथ कोइंसाइड करनी चाहिए, 3 के साथ, है ना, क्योंकि ये मिनिमम 3 ही देगा, हमेशा 3 से ज्यादा होगा, और ये 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन इक्वल टू का साइन इन्वॉल्व है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वैल्यू जब 3 हो जाएगी तब हमें इसका एक सॉल्यूशन मिलने वाला है ना। और इसकी वैल्यू हमें मिनिमम 3 कहाँ पे मिलेगी, एट x इक्वल टू 1, है ना, क्योंकि जब x इक्वल टू 1 हो जाएगा तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा और यहाँ पे हमें 3 मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हम क्या बोल सकते हैं, एट x इक्वल टू 1 वी हैव, एट x इक्वल टू 1 वी हैव एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। अब यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारा 3 के इक्वल हो गया, तो राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा, -3 टाइम्स साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ है, एट x इक्वल टू 1 पे, तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 हम पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू -1। ठीक है, अब यहाँ से अगर a प्लस बी की वैल्यू हम निकाल पाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। a और b एक्चुअली में किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 टू 2 पाई, यहाँ पे देखो 0 to 2 पाई है, तो a प्लस बी कहाँ से कहाँ लाई करेगा, a प्लस बी कहाँ पे लाई करेगा, a प्लस बी हमारा 0 से 4 पाई के बीच में लाई करेगा, तो हमें इस इक्वेशन का सोल्यूशन 0 से 4 पाई के बीच में देखना है। ठीक है, तो अब हमें साइन का कर्व तो पता ही है ना, तो साइन का कर्व क्या हो जाएगा, इस तरीके से मूव करेगा, है ना। और देखो ये वैल्यू -1 हमें कहाँ पे मिलेगी, इस वाले पार्ट पे, यहाँ पे, है ना। और ये वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू π/2, 2π/2, ये 3π/2, और दूसरी वैल्यू माइनस वैल्यू हमें कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी, है ना। तो ये हमारा एक 4 पाई का है और ये 2 पाई का है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5π/2 और ये
7 पाई बाई 2। तो हमें -1 दो पॉइंट पे मिलने वाला है, 3 पाई बाई 2 और 7 पाई बाई 2 पे, है ना। तो ऑप्शन देख लो कौन सा अवेलेबल है। अवेलेबल हमारे पास 7 पाई बाई 2 का टर्म है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 पाई बाई 2। ठीक है, तो ऑप्शन से आपको इस चीज को मैच करा के देखना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 15 कूपन्स आर नंबर्ड 1 to 15। ठीक है, और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमारे पास सैंपल स्पेस में कौन कौन से नंबर है, 1 2 3 से लेके 15 तक, और इसमें से क्या हो रहा है, 7 कूपन्स वो सेलेक्ट कर रहा है 1 बाय 1 विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, रिप्लेसमेंट के साथ वो 7 कार्ड चूज कर रहा है। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि लार्जेस्ट नंबर अपियरिंग ऑन द कूपन इज एटमोस्ट 9। ठीक है, तो एटमोस्ट 9 होना चाहिए, यानी फेवरेबल नंबर्स की अगर बात करें वही हमारे लिए फेवरेबल इवेंट बन जाएगा। तो इसमें कौन कौन सा नंबर आ सकता है, या तो 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 और मैक्सिमम 9 तक, है ना। और यानी इसमें से कोई सा भी एक नंबर आएगा तो हमारा जो फेवरेबल इवेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसके प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो टोटल नंबर हमारे पास कितने अवेलेबल है, 9 फेवरेबल, और सैंपल स्पेस में कितने अवेलेबल है, 15, है ना। तो कितना हो जाएगा, 3/5, है ना। तो ये 3/5 कितना है, एक कार्ड चूज करने का। इसमें से कोई सा भी एक कार्ड आप चूज करो, 9 में से कोई भी एक ले लोगे तो 3/5 प्रोबेबिलिटी होगी। लेकिन हमें ये चीज कितने कूपन्स के लिए अप्लाई करना है, 7 कूपन्स के लिए, है ना। तो 7 कूपन्स के लिए अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमें यही इवेंट 7 बार रिपीट करनी पड़ेगी, है ना। तो फर्स्ट के लिए 3/7, सेकेंड के लिए 3/7, थर्ड के लिए 3/5, 3/5, और इस तरीके से 7 टाइम्स हमें 3/5 करना पड़ेगा, है ना। तो ये कितने टाइम्स होगा, 7 टाइम्स। 7 टाइम्स हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये सारा इवेंट क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट इसलिए बन रहा है क्योंकि हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, है ना। रिप्लेसमेंट नहीं होता तो फिर ये चीज चेंज होती जाती है हर बार। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट था इसलिए ये सारा इवेंट इंडिपेंडेंट हो गया। तो हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा, 3/5 होल टू द पावर 7। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, यहां से बी ऑप्शन आप मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, for x belong to R, x not equal to 0, if y of x is a differentiable function such that, हमारे पास एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है x 1 to x y of t dt इक्वल टू x plus 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 to x t y of t और ये dt। ठीक है, हमें y of x निकालना है। तो y of x निकालने के लिए यहाँ पे जो आपके पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन में इंटीग्रेशन का साइन भी है ना। और इसके अंदर में y का टर्म फंसा हुआ है, और जो yx का फंक्शन है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के साइन से निकालने के लिए हमें इसको क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा, है ना। तो हम दोनों तरफ सिंपल डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन कैसे होगा, फर्स्ट वाले पार्ट में यहाँ पे देखो ये हमारे पास एक फंक्शन है और ये एक दूसरा फंक्शन है, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले मान लो अगर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको कांस्टेंट रखेंगे। तो फर्स्ट वाले पार्ट को मैंने कांस्टेंट रखा, y ऑफ t और dt प्लस इसको डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस सेकेंड वाले पार्ट में इसको कांस्टेंट रखा x को, और इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। तो इंटीग्रेशन को हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, लेबनिज रूल से। ठीक है, तो यहाँ पे लेबनिज रूल लगाओगे तो ये कितना दे देगा, y ऑफ x। ठीक है, सेम चीज हम राइट हैंड साइड में भी करेंगे, यहाँ पे भी वही है कि पहले मैं इसको कांस्टेंट रख रहा हूं, तो ये 1 to x है, ये t y ऑफ t और ये dt हो गया, और इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 प्लस x प्लस 1 को फिर से हमने बाहर रखा, और इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना दे देगा, x इंटू वाई ऑफ x।
ठीक है, यहाँ पे हमने डेरिवेटिव का कौन सा मेथड यूज किया, लेबनिज रूल। ठीक है, तो लेबनिज रूल आपको याद होगा। अब देखो इसके बाद अभी भी हमारा क्या हो गया कि काम हमारा अभी भी बना नहीं है ना। क्यों नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे जो आपका टर्म्स आपको दिख रहे होंगे, है ना, यहाँ पे जो आपको टर्म्स दिख रहे हैं वो क्या है, यहाँ पे जो आपको टर्म्स दिख रहे हैं ये अभी भी y ऑफ x जो है अभी भी इंटीग्रेशन के साइन से बाहर नहीं आया है ना। तो हमें अब क्या करना होगा, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। जब तक ये इंटीग्रेशन के साइन में रहेगा तब तक हम y निकाल नहीं पाएंगे। तो एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो अब तो ये इजी है ना। तो अब ये क्या दे देगा, y ऑफ x। फर्स्ट वाले पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, सेकेंड वाले पार्ट में देखो ये क्या बन जाएगा, डिफरेंशिएट करने से पहले यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे इसको तो यहाँ पे आपको एक टर्म कैंसिल होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये 1/2x है y ऑफ t dt प्लस x y ऑफ x। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये वाले पार्ट में तो कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई ऑफ एक्स प्लस एक्स वाई ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये दोनों टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है। अगर कैंसिल नहीं करोगे तो चीजें वही थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो इंटीग्रेशन और फाइनल एक्सप्रेशन बचेगा वो 1/2x y ऑफ t dt इक्वल टू 1/2x t ऑफ y t dt प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ y। ठीक है, y मतलब yx ही लिखा हुआ है। तो अब देखो इस वाले फंक्शन को अब मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करूंगा फिर से। तो डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, y। और अगर x लिखना है तो x भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये y ऑफ x बन जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे फिर से अगर डिफरेंशिएट करेंगे लेबनिज रूल फिर से लगेगा तो ये क्या दे देगा, x y ऑफ x, है ना। और इस वाले पार्ट को करेंगे तो यहाँ पे दो फंक्शन है तो फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले वाले फंक्शन में इसको डिफरेंशिएट किया, इसको कांस्टेंट रखा, प्लस एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखा और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y डैश ऑफ x, है ना। तो हमारा फंक्शन तो निकल गया, लेकिन अब ये y डैश फिर से जनरेट हो गया, है ना। तो इसके लिए हम y डैश को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा फिर से yx मिल जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये yx इक्वल टू 2 और ये दोनों मिलके 3 हो जाएगा। तो ये 3x y ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश एक्स बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप दोनों को अलग अलग सेपरेट करने का ट्राई करोगे तो देखो क्या बन जाएगा, यहाँ से इसको इस तरफ ले आते हैं तो y देखो कॉमन आ जाएगा। तो y कॉमन आ गया तो ये 1 माइनस 3x यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई डैश। ठीक है, और यहाँ पे देखो आपको वेरिएबल सेपरेबल का टर्म दिख रहा है। तो वाई डैश बाई वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 3x बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/x² माइनस 3/x। दोनों तरफ अब क्या करो, अब इंटीग्रेट कर दो तो आपका y मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, इसको सेपरेट करो तो ये y डैश बाई वाई है ना। तो ये इसको अगर हम दोनों तरफ अब इंटीग्रेट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो यहां से हमें क्या दे देगा, ln ऑफ y इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 1/x² का इंटीग्रेशन माइनस 1/x। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन 3 ऑफ ln x और एक कांस्टेंट यहाँ पे c आ जाएगा। ठीक है, अब बस आपको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है, सारा पार्ट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख लो कि किस फॉर्मेट में दिया हुआ है। ऑप्शन में सी एक्स क्यूब ई टू द पावर 1/x का फॉर्मेट है, c/x² c/x e टू द पावर 1/x और -1/x है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसको इस तरफ लेके आओगे, यहाँ पे इस 3 को अगर इसके ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या दे देगा, एक्स क्यूब, और इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ln ऑफ y बाई, सॉरी ये प्लस में आ जाएगा तो y इंटू
एक्स क्यूब बन जाएगा, है ना, और ये कितना हो जाएगा -1/x प्लस का c, ठीक है, और लॉग को अगर हटा दे यहां से तो ये कितना हो जाएगा y(x³ इक्वल टू e⁻1/x प्लस c, ठीक है, ये प्रोडक्ट में है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे एक कांस्टेंट e⁻c जो बचेगा, इस c को मैं एक अदर कांस्टेंट कैपिटल C बोल रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो y की वैल्यू कितनी आ गई c/x³ e⁻1/x, है कि नहीं, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा देख लो, c/x³ e⁻1/x, डी ऑप्शन, ठीक है, इजी है, तो कोई ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है, बस यहाँ पे लेबनिज रूल अप्लाई करना है, और क्योंकि इंटीग्रेशन के साइन के अंदर फंक्शन फंसा हुआ इसलिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ O is the origin and OP and OQ are distinct tangent to the circle, है ना, ये सर्कल की इक्वेशन है, इस सर्कल का सेंटर कहाँ पे होगा माइनस, है ना, तो अगर इसको आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करोगे XY प्लेन में, तो यहाँ पे तो हमारा ओरिजिन है जिसको इसने O बोल रखा है ना, और यहाँ पे -g, -f इसका क्या है सेंटर है ना, -g, -f इसका सेंटर है, तो -g, -f g और f की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, अभी मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि ये -g, -f है, ठीक है, और इसका कुछ रेडियस होगा, तो अभी हम उस पे नहीं जा रहे हैं, ये नहीं समझना है कि -g, -f एक क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी है तो वो शायद दूसरे क्वाड्रेंट में लाई करे, वो डिपेंड करेगा जी और एफ की वैल्यू पे, अगर जी और एफ पॉजिटिव है नेगेटिव है उसके अकॉर्डिंग ये क्वाड्रेंट चेंज होगा, लेकिन शेप कुछ इसी टाइप का बनेगा, तो ये इसका सेंटर है -g, -f, और इसका कुछ रेडियस होगा, यहाँ से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, एक है OP और एक OQ, ठीक है, हमसे पूछा सरकम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल OPQ, OP और इसको अगर ज्वाइन कर दें तो ये हमारा OPQ बन रहा है, ठीक है, और ये इस टाइप का ज्योमेट्री आपने पहले देखा होगा, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं और सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करेंगे तो ये 90 डिग्री बनेगा, है ना, ये भी क्या बनता है 90 डिग्री बनता है, और इस दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये मेरा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ से इसको अगर ज्वाइन करोगे तो ये अगर मैं इसको सेंटर को C बोल देता हूं तो OPCQ एक्चुअली में क्या हो जाता है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है ना, ये ज्योमेट्री में आपने देखा होगा, तो ये अपने आप में एक सेंटर है जिसका सेंटर कहाँ पे लाई करता है इस इसके मिड पॉइंट पे, तो ये सेंटर हमें पता है, तो मिड पॉइंट कितना हो जाएगा -g/2 -f/2, तो इसने हमसे सरकम सेंटर ही पूछा है, तो सरकम सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर भी यही होगा, सेम ही होगा, ठीक है, तो आंसर -g/2 इसी में नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो, है ना, सारे क्वेश्चंस इजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देके उसको पढ़ना है, एक बार पढ़ लोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगी कहाँ पे कैसे हम कौन सा प्रोसेस यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आज अभी यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके और भी क्वेश्चंस हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, तब तक आप आगे के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, और कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो वो आप लोग बताते रहना, ठीक है, उसको हम लोग आगे की क्लासों में कभी उसको हम लोग ऐड कर लेंगे, कोई पर्टिकुलर चैप्टर अगर लग रहा है आपको कि उससे क्वेश्चंस करने हैं तो वो भी हम लोग उस टाइम पे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ सही से करते रहो, ठीक है, चलो बाय।